कहानी की शुरुआत आज से पूरे 65 साल पहले होती है, जब एक भयानक न्यूक्लियर युद्ध ने दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। एक ही रात में बिजली और हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गए। पूरी दुनिया अंधेरे और बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान अमेजन के घने जंगलों में एक वैज्ञानिक को एक रहस्यमयी पेड़ मिला, जिसे बाद में जेनेसिस ट्री कहा गया। उस पेड़ का करिश्माई फूल इतना शक्तिशाली था कि उससे पूरी दुनिया को फिर से बिजली दी जा सकती थी। इसी खोज के सहारे इंसानों ने एक बार फिर से सभ्यता को दोबारा खड़ा करना शुरू किया। इस महान आविष्कार के बाद दुनिया के सारे जेनेसिस ट्री सरकार के नियंत्रण में ले लिए गए, लेकिन उस न्यूक्लियर तबाही के बाद पैदा हुए करीब 90% बच्चों में गंभीर जेनेटिक समस्याएं सामने आने लगी। इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने उसी जेनेसिस फूल के तत्वों को मानव डीएनए में मिलाना शुरू किया। इसके बाद हालात ऐसे बन गए कि हर इंसान अपनी माँ के गर्भ से ही किसी न किसी खास शक्ति के साथ जन्म लेने लगा। किसी की सुनने की क्षमता असाधारण हो गई तो किसी की आंखें बेहद तेज देखने लगी। इस तरह की ताकतों के साथ जन्म लेने वाले लोगों को जेनेटिक्स कहा जाने लगा और नई दुनिया में यही लोग राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगे। लेकिन करीब 10% लोग ऐसे भी थे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था और उनका शरीर उस फूल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाया। इन लोगों को स्पेशल्स कहा गया और उन्हें सिर्फ छोटे मोटे कामों तक सीमित कर दिया गया, जैसे सफाई, मेंटेनेंस और मजदूरी। अब कहानी हमें जेनेसिस इंस्टीट्यूट ले जाती है, जहाँ हम क्लोई को देखते हैं जो एक स्टूडेंट बनकर क्लास ट्रिप पर आई हुई है। वहीं उसका व्हील चेयर पर बैठा साथी लियोन सफाई कर्मचारी बनकर उसी जगह मौजूद है। जैसे ही सबका ध्यान भटका, लियोन ने एक डिवाइस की मदद से बंद दरवाजा खोला और एक प्राइवेट एरिया में दाखिल हो गया। मैप चेक करते ही उसे पता चला कि 2 गार्ड बिल्कुल पास ही तैनात हैं। लियोन ने वहां एक छोटा सा चूहे जैसा खिलौना छोड़ दिया। गार्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, उस खिलौने से स्लीप गैस निकलने लगी और दोनों गार्ड बेहोश हो गए। लियोन ने उनकी चाबियां ली और वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंच गया, जहां उसने गैस का टैंक जोड़ दिया। कुछ ही देर में वही गैस पाइप्स के जरिए फैल गई और सारे वैज्ञानिक गहरी नींद में चले गए। इसके बाद लियोन ने मास्क पहना और लॉबी में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसका कोड गलत निकल आया। मजबूरन उसने क्लोई को कॉल किया और सही कोड लाने को कहा। मैं लॉबी में क्लोई ने कुछ लड़कों को स्पेशल्स के बारे में कहते सुना कि उन्हें तो मार देना चाहिए। ये सुनकर क्लोई का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उनसे बहस शुरू कर दी। बाकी बच्चे भी माहौल को और भड़काने लगे। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। क्लोई ने खुद को बेचारी बनाकर गार्ड से मदद मांगी और उसी पल चालाकी से उसकी जेब से नोटबुक चुरा ली। नोटबुक में उसे वही सही कोड मिल गया जिसे उसने तुरंत लियोन को भेज दिया। कोड मिलते ही लियोन तेजी से लॉबी में दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ की एक पुरानी घड़ी निकाली जिस पर लिखा था, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। ये शब्द पढ़कर उसे नई हिम्मत मिली। लियोन ने एक लीवर खींचा, मशीन खुली और उसके अंदर जेनेसिस ट्री दिखाई दिया। उसने एक पुराना हथियार उठाया और कांच के कवर में छेद करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ने की कोशिश की, पेड़ से तेज नुकीले स्पाइक्स निकल आए और अचानक अलार्म बजने लगा। फिर भी लियोन नहीं रुका। उसने फूल को एक नीले कैप्सूल में सुरक्षित पैक कर लिया। तुरंत अनाउंसमेंट हुई कि बिल्डिंग अब लॉकडाउन में जा रही है और सभी को फौरन बाहर निकलना होगा। क्लोई लियोन का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ बाहर भेज दिया। किस्मत से लियोन भी समय रहते बाहर निकल आया। बाहर आकर लियोन ने जानबूझकर क्लोई से टक्कर मारी, जिससे उसका टेडी बियर नीचे गिर गया। टेडी लौट आने से पहले लियोन ने चुपचाप उस कैप्सूल को टेडी के अंदर छिपा दिया। जब गार्ड्स ने लियोन की तलाशी ली तो उन्हें उसकी जेब से सिर्फ वही घड़ी मिली। उन्होंने घड़ी पर लिखे शब्दों का मजाक उड़ाया और लियोन को फ्रीक कहकर बुलाया। वहीं पास में एक आदमी था जो बड़ी ध्यान से हर एक स्टूडेंट को गौर से देख रहा था, लेकिन उसने यह तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस टेडी के अंदर फूल छिपा हुआ हो सकता है। कुछ देर बाद क्लोई और लियोन सड़क पर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर न्यूज देखने लगे। स्क्रीन पर सीनेटर फ्रैंक लोगों से कह रहा था कि जन्म से पहले ही फूल का इस्तेमाल क्यों किया जाए, हम तो लोगों के पैदा होने के बाद भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ फेमस सिंगर मीरा आई। उसने अनाउंस किया कि वह बिना ताकत वाले लोगों की डिस्ट्रिक्ट में फ्री टूर करने जा रही है, ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। अपना भेष बदलने के बाद लियोन ने क्लोई को समझाया कि पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज सिर्फ ड्रामा करते हैं, उन्हें हम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले ही सड़क पर हम जैसे एक गरीब आदमी को खाने की दुकान से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। तभी हम देखते हैं कि एक सफाई करने वाला आदमी खिड़की से कुछ मिटा रहा था। वहाँ कुछ ऐसा लिखा था जिसका मतलब साफ था कि हर कोई जेनेटिक्स से खुश नहीं है। उसी वक्त मीरा के मैनेजर ने उससे कहा कि हालात अब खतरनाक होते जा रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जहाँ वो 10% लोग रहते हैं जिन पर फूल का असर नहीं हुआ, वो जगह पहले से ही बहुत रिस्की है और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो सकती है, इसलिए ऑटोग्राफ सेशन कैंसिल करना होगा। मीरा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, ऐसे थोड़ी आए हैं यहाँ, मुझे लोगों के सामने जाना ही होगा, उन्हें अपने जैसा महसूस कराना होगा। और उसने इवेंट कैंसिल करने से साफ मना कर दिया। जब क्लोई और लियोन घर लौटने लगे तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के गेट पर गार्ड्स ने उनकी आईडी चेक की। लियोन शॉपिंग के लिए बाहर गया और तब क्लोई टीवी पर फ्रैंक का
इंटरव्यू देखने लगी। अब फ्रैंक कह रहा था कि उसने एक ऐसी दवा बना ली है जिससे वो 10% लोग जिन्हें कभी कोई ताकत नहीं मिली थी, अब वो भी उस शक्ति को महसूस कर पाएंगे। उन्हें भी बाकी लोगों जैसा बनाया जा सकता है। ये सुनकर क्लोई बहुत खुश हो गई, लेकिन लियोन ने कहा ये सब झूठ है। इसके बाद दोनों अपने घर पहुंचे जो एक छोटी सी वर्कशॉप थी। क्लोई वहाँ पौधे उगाती है और लियोन अलग अलग डिवाइस बनाता है। लियोन फूलों से वो हिस्से निकालता है जिनके अंदर ताकत होती है और उनकी मदद से अपाहिज लोगों के लिए खास तरह के प्रोस्थेटिक्स बनाता है ताकि वो लोग भी एक सामान्य जिंदगी जी सके। क्लाइंट्स के पैसों से उनका रोज का गुजारा हो जाता है। काम खत्म होने के बाद जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी का फोन आता है। वह कहता है कि उसे कुछ ठीक करवाना है। क्लोई मना कर देती है और कहती है कि हम बाहर जाकर काम नहीं करते, आपको दुकान पर ही आना पड़ेगा। लेकिन जब लियोन सुनता है कि वो आदमी 3 गुना पेमेंट देगा तो वह कहता है कोई बात नहीं, हम खुद आ जाएंगे। क्लोई डर जाती है क्योंकि यह काम थोड़ा इल्लीगल था। लियोन उसे समझाता है कि उसे हर रास्ता पता है, कहाँ गार्ड होते हैं और कहाँ नहीं। वो बिना किसी को पता चले अंदर जा सकता है। अब वो दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ कुक उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाता है। वो कुक भी उन्हीं की तरह था। उसके पास एक मैकेनिकल सूट था जो उसे चलने में मदद करता था। अपाहिज होने के बावजूद अचानक एंटी जेनेटिक्स नाम की एक गैंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। उन्होंने बिजली भी काट दी। लियोन ने सूट ठीक करने का काम पूरा कर दिया। कुक ने कहा मैं जाकर देखता हूँ बिजली कैसे चली गई और आपके पैसे भी लेकर आता हूँ। अब गैंग ने पूरे रेस्टोरेंट को तोड़ना शुरू कर दिया और खास ताकत वाले इंसानों को मारना भी। कुछ ही मिनटों में कई टेबल्स टूट चुकी थी और जमीन पर कई लाशें पड़ी थी। इसके बाद गैंग का लीडर दीवार पर कुछ लिखने लगा। तभी कुक वापस किचन में आया। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। आखिरी सांसें लेते हुए उसने क्लोई और लियोन को बताया कि बाहर क्या हो रहा है और फिर वहीं दम तोड़ दिया। अब क्लोई और लियोन ने भागने की कोशिश की लेकिन पीछे वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। लियोन ने क्लोई से कहा कि कुक का मैकेनिकल सूट पहनने में उसकी मदद करे। कुछ ही मिनटों बाद 2 गैंग मेंबर किचन में आए। उन्हें वहाँ सिर्फ मरा हुआ कुक दिखाई दिया क्योंकि क्लोई और लियोन छिप कर बैठे हुए थे। वे लोग दीवार पर कुछ लिखते हुए आपस में बात कर रहे थे कि कल एक छोटा सा शो होगा और उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। एक गुंडे ने अपने कुछ आइडिया देने की कोशिश की लेकिन बॉस ने चाकू दिखाकर उसे धमका दिया कि प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा, समझा। इसी बीच एक आदमी से एक कागज नीचे गिर गया जिसे क्लोई ने चुपचाप उठा लिया। जैसे ही पुलिस की आवाज सुनाई दी सारे गुंडे वहाँ से निकल गए। अचानक लियोन के सूट ने कंट्रोल खो दिया। सूट ने अपने आप उसे खड़ा कर दिया और जोर से काउंटर पर फेंक दिया। 2 गुंडे उसके पीछे आ गए तो लियोन ने बर्तनों और गर्म पानी का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के दौरान बॉस का मास्क हिल गया और पहली बार उनका चेहरा साफ दिखाई दे गया। गुंडों ने लियोन को काउंटर पर दबा लिया तो क्लोई उसे बचाने के लिए कूद पड़ी। फिर लियोन ने गुंडों के ऊपर आटा फेंका और वहाँ से भागने का मौका ढूंढने लगा। अब वह क्लोई के साथ एग्जिट की तरफ दौड़ पड़ा। सूट की ताकत से लियोन ने दरवाजा तोड़ दिया और दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। बाहर आते ही लियोन के लिए सूट में चल पाना बेहद मुश्किल हो गया। क्लोई उसे संभालते हुए एक गली में ले गई। पुलिस की गाड़ियां पास से निकल गईं, लेकिन उन दोनों पर किसी की नजर नहीं पड़ी। क्लोई ने अंदाजा लगाया कि सूट की एक टांग थोड़ा टूट गई है। इसी वजह से वह लियोन को सहारा देकर घर तक ले गई। अगले दिन मीडिया ने पूरा मामला दिखाया। फिर सिक्योरिटी कैमरों की एक तस्वीर में लियोन और क्लोई भी नजर आ गए। अब मीडिया में बातें फैलने लगी कि शायद ये दोनों भी उसी गैंग का हिस्सा है। सारी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी ताकि पुलिस को सौंपी जा सके। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन ह्यूजेस ने बयान दिया कि बिना खास शक्तियों वाले लोगों का जो इलाका है वह अब अपराध का गढ़ बन चुका है और बहुत जल्द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पर रेड की जाएगी। ये सुनकर लियोन और क्लोई डर गए क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। असल में वही उस गैंग का लीडर था जिसका चेहरा उन्होंने पिछली रात लड़ाई के दौरान देखा था। क्लोई ने वो कागज खोला तो पता चला कि वह मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है जिसके अंदर एक छोटा सा मैप बना हुआ था। अब उन्हें समझ आ गया कि गैंग वाले कॉन्सर्ट पर हमला करने वाले हैं और इसका इल्जाम हम जैसे लोगों पर डाला जाएगा। डर के मारे लियोन सामान पैक करने लगा ताकि वह शहर छोड़ सके, लेकिन क्लोई ने कहा हमें लोगों को बचाना होगा। सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि हमला कहाँ होने वाला है। वहाँ बहुत सारे बेगुनाह लोग मर जाएंगे। क्या हम ऐसा होने देंगे? इस पर लियोन ने कहा एक ऐसा आदमी जिसके पैर काम नहीं करते और एक 12 साल की लड़की आखिर क्या कर लेंगे? ये सुनते ही क्लोई रो पड़ी। उसने कहा भैया आप खुद हीरो हो, और इतना कहकर वहाँ से भाग गई। लियोन चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दिखाया जाता है कि एक जवान लियोन अपने पिता के ऑफिस में घुस गया था अपनी फाइल देखने के लिए। वहीं उसे पता चला कि वह खुद एक स्पेशल है। जैसे ही उसके पिता को यह सच्चाई मालूम हुई कि उसका बेटा स्पेशल है, उसके पिता ने उसे वहीं पकड़वा दिया। ये सब याद करके और अपनी माँ की घड़ी को देखते हुए लियोन ने फैसला किया कि अब उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ घंटों बाद क्लोई वापस आई। उसने देखा कि लियोन सूट ठीक कर रहा है। क्लोई ने उसकी सूट पहनने में मदद की। लियोन ने अपने हाथ पैर हिला कर देखे और कहा कि वह ह्यूजेस को पकड़कर उससे उसके गुनाह कबूल करवाएगा। लियोन ने इधर उधर पड़ी चीजों से अपने लिए हथियार बना लिए और लोहे
तक को मोड़ देने वाली अपनी ताकत दिखा दी। क्लोई ने सूट के अंदर कुछ खास तरह की तारें देखी तो वह एक केमिकल बनाने दौड़ पड़ी जिससे सूट में लगे हथियार एक्टिवेट हो सके। इसी दौरान मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सर्ट कर रही थी। जनता उसे देखते ही पूरी तरह बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेड्स को धक्का देने लगे। सिक्योरिटी किसी तरह उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मीरा बस में चढ़ने ही वाली थी, तभी गार्ड्स पर हमला हुआ और उसकी सिक्योरिटी ऑफ मैनेजर को मारकर गिरा दिया गया। इसके बाद रिबल्स एक ट्रक में आए और दीवारों पर अपना संदेश लिखने लगे। ह्यूजेस ने मीरा को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप हमारे साथ चलो वरना अंजाम बुरा होगा। उसी पल लियोन वहां सूट और मास्क पहनकर आ पहुंचा। वह बालकनी से नीचे कूदा और सीधे हमला बोल दिया, लेकिन क्लोई के केमिकल्स की वजह से सूट के ऊपर पौधे उगने लगे। ये देखकर गुंडे हंसने लगे, पर लियोन ने उन्हीं पौधों को हथियार बना लिया। एक आदमी गैस से बेहोश होकर गिर पड़ा तो दूसरा बेलों में उलझ गया। क्लोई ने एक चोरी की हुई कार से मीरा को आवाज दी, जबकि लियोन ह्यूजेस और उसके आदमियों से भिड़ गया। शुरुआत में लियोन जबरदस्त मुक्के चला रहा था, लेकिन फिर पूरी गैंग ने उसे घेर लिया और जमीन पर गिरा दिया। तभी क्लोई ने कार से एक आदमी को टक्कर मारी। मौका देखकर लियोन भी कार में कूद गया, लेकिन मीरा घबराकर चीखने लगी। समझाने का वक्त नहीं था तो क्लोई ने तेजी से गाड़ी दौड़ा दी और तीनों को वहां से निकाल ले गए। वे जल्दी जल्दी घर पहुंचे और दरवाजे बंद कर लिए। बाहर गैंग वाले सड़कों पर उन्हें ढूंढ रहे थे। उसी दौरान टीवी पर रिपोर्टर्स बता रहे थे कि मीरा को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक अनजान हीरो ने उसे बचा लिया। दूसरी ओर मीरा ने देखा कि लियोन पूरी तरह घायल हो चुका था। उसने तुरंत उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की और बताया कि वह पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। क्लोई ने लियोन की एकदम फ्लावर हीरो जैसी ड्राइंग बना दी, जो लियोन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मीरा ने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। इसके बाद लियोन ने मीरा को ह्यूजेस का पूरा सच बता दिया। ये सुनकर मीरा बोली, देखो अब मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहती हूँ। कल मेरा एक इवेंट है सीनेटर फ्रैंक के साथ फैमिली सेंटर में। लियोन को लगने लगा कि एंटी जेनेटिक्स गैंग का अगला टारगेट फ्रैंक होगा। आज उन्होंने मीरा पर हमला किया है तो कल वे फ्रैंक पर जरूर हमला करेंगे। ये गैंग उन बदलावों के खिलाफ थी जो जन्म के बाद लोगों में किए जाते हैं। उनका मानना था कि इंसान जैसा पैदा हुआ है उसे वैसा ही रहना चाहिए। मीरा इस पूरी बात की जानकारी पुलिस को देना चाहती थी, लेकिन लियोन ने उसे रोक दिया क्योंकि ह्यूजेस खुद भी एक पुलिस कमांडर था। अब तीनों ने मिलकर आगे की योजना बनाई। अगले दिन मीरा और लियोन फैमिली प्लानिंग सेंटर पहुंचे, जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा बच्चा प्लान करने आया हो। मीरा फेमस थी तो उसने डॉक्टर से कहा, सर मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली है और न ही कभी मीडिया को अपने पति के बारे में बताया है, क्योंकि मैं अपने परिवार को लाइमलाइट से बचाना चाहती हूँ। लियोन ने किसी तरह डॉक्टर को मना लिया कि वह उन्हें अपनी फैसिलिटी का टूर दे दे। इतना कहकर सभी लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया गया। तभी एंटी जेनेटिक्स गैंग के लोग आ गए और लियोन लॉबी में उनसे भिड़ गया। गुंडे उस पर टूट पड़े तो लियोन ने गैस बम छोड़े, जिनसे उनके मास्क तक पिघलने लगे। शुरुआत में लियोन बहुत अच्छे से लड़ रहा था, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने उसे नीचे गिरा लिया और मिलकर उसे मारने लगे। ह्यूजेस ने उसका मास्क उतार दिया और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के बरसाने लगा। तभी अचानक फ्रैंक की सिक्योरिटी वहां पहुंच गई और सारे गुंडे भाग खड़े हुए। इसके बाद मीरा ने बताया कि उसी ने फ्रैंक को कॉल किया था, क्योंकि वह समझ गई थी कि गुंडों की संख्या ज्यादा है और लियोन अकेले उन्हें नहीं संभाल पाएगा। लियोन ने पूछा कि गार्ड्स ने गुंडों का पीछा क्यों नहीं किया, तो फ्रैंक ने जवाब दिया, क्योंकि तुम हमारे लिए उनसे कहीं ज्यादा जरूरी थे। फिर खुलासा हुआ कि फ्रैंक असल में लियोन का पिता है। ये सुनकर क्लोई पूरी तरह सन्न रह गई। क्लोई सोच में डूब गई। उसे एहसास हुआ कि लियोन ने आज तक उससे झूठ कहा था कि उसके पिता मर चुके हैं। वह नाराज होकर वहां से भाग गई। इसी बीच रिपोर्टर्स अंदर आ गए। उन्हें देखते ही फ्रैंक का पॉलिटिशियन मोड ऑन हो गया। उसने कहा, मेरा बेटा इस बात का सबूत है कि जेनेटिक्स और उन लोगों के बीच जिन पर फूल ने असर नहीं किया, उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए कल वोट बहुत सोच समझ कर दीजिए। एक हफ्ते बाद अनाउंसमेंट हुई कि फ्रैंक के प्रोजेक्ट को लगभग सभी ने अप्रूव कर दिया है। बहुत सारी बसें स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में पहुंची और सभी गरीब लोगों को शहर से बाहर एक मेडिकल कैंप में भेज दिया गया। कहा गया कि इस ट्रीटमेंट के बाद उन लोगों में कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसी वजह से उनकी रहने की जगह यानी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट फिर से खोल दी जाएगी और सब लोग आराम से एक साथ रह सकेंगे। बीच में कोई रोक टोक नहीं होगी। मेडिकल सेंटर में लियोन बार बार पूछ रहा था कि क्लोई कहाँ है, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जब लियोन ने ह्यूजेस का नाम लिया
तो फ्रैंक ने बात बदल दी। उसने कहा, तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। लियोन ने उसे याद दिलाया, जब आपने माँ का इलाज करने की कोशिश की थी तो वो मर गई थी, याद है आपको? फ्रैंक ने माफी मांगी और माना कि उससे गलती हुई थी। उसने बताया कि तुम्हारी माँ ने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, लेकिन मैं आज तक डरता रहा उसे तुम्हें देने से। जब तक हिम्मत जुटा पाता तुम घर छोड़कर जा चुके थे। अब लियोन ने वह चिट्ठी खोली। उसकी माँ ने लिखा था, मुझे तुम लोगों को छोड़ना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ करना। वह चाहती थी कि लियोन एक अच्छा इंसान बने, लेकिन उसे डर था कि लियोन के अंदर का गुस्सा उसके दिल को खा जाएगा और उसके भीतर कड़वाहट भर देगा। उसने लिखा, बेटा, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रहता। ये सब पढ़कर लियोन अपनी माँ को याद करके रो पड़ा। तभी मीरा वहाँ आई और लियोन को ताजी हवा के लिए बाहर ले गई। बाहर टहलते हुए लियोन की नजर क्लोई पर पड़ी। उसने उससे माफी मांगी। क्लोई भी अपने भाई से कितनी देर तक नाराज रह पाती। इसके बाद लियोन ने कहा, मुझे लगता है फ्रैंक ने ही ये सारे हमले करवाए हैं ताकि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो सके, लेकिन उसे पकड़ने से पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। क्लोई के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक आदमी से जिसके पास आई प्रोस्थेटिक था उसका कैमरा ले लिया। उधर डॉक्टरों ने अगले पेशेंट का नाम अनाउंस किया। इधर लैब में क्लोई वेंट्स के अंदर घुस गई और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ह्यूजेस और फ्रैंक आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत से साफ हो गया कि यह पूरा कांड इन्हीं दोनों ने मिलकर रचा था। कुछ पेशेंट्स को बेहोश करते हुए फ्रैंक अपना प्लान समझा रहा था। वह उनके दिमाग से एक खास तरह का जीन निकालना चाहता था और फिर वही जीन वह उन लोगों में इंजेक्ट करेगा जिनके अंदर पहले से खास शक्तियां थी। फ्रैंक इसे इंसानों का अगला इवोल्यूशन बता रहा था। उसने कहा कि इससे वो लोग और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, हर उम्र में जवान बने रहेंगे। उसे स्पेशल्स यानी उन अपाहिज लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस उनका इस्तेमाल करना चाहता था ताकि उस जीन को निकाला जा सके। थोड़ी देर बाद क्लोई ने टेंट में सबको रिकॉर्डिंग सुनाई। मीरा रोते हुए वहाँ मौजूद सभी स्पेशल से माफी मांग रही थी, क्योंकि उसे इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लियोन ने अपनी माँ के शब्द दोहराए, हम सब बराबर हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम भी इंसान हैं। ये कहते हुए उसने सबको लड़ाई के लिए उकसाया। उसने कहा, मुझे हर हाल में मेरा सूट चाहिए। इस पर क्लोई ने बताया, मैंने पहले ही स्टोरेज की चाबियां चुरा ली हैं। अगले दिन फ्रैंक और कुछ नर्सें लियोन के कमरे की तरफ आ रही थीं उसका इलाज करने के लिए, लेकिन लियोन ने चादर के नीचे पहले से ही अपना सूट पहन रखा था। लियोन ने तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया और नर्सों के हाथ से वह इंजेक्शन छीन लिया। फ्रैंक बोला, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा, मैं बस तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। लेकिन लियोन ने कहा, तुम एक इंसान नहीं, एक हैवान हो और कुछ नहीं। इसके बाद लियोन ने फ्रैंक को उसी कमरे में बंद कर दिया। उसने क्लोई से थोड़ा बारूद लिया और सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ मौजूद गार्ड से लड़कर उसने उसे गिरा दिया, लेकिन एक गार्ड ने जल्दी से अलार्म बटन दबा दिया ताकि हर किसी को इस गड़बड़ी की खबर हो जाए। इधर क्लोई ने कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया ताकि पूरी रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पुलिस को भेजी जा सके। लियोन के जाने से पहले मीरा ने उसे किस किया और कहा, लौट कर जरूर आना। उधर टेंट वाले इलाके में ह्यूजेस अपनी गैंग के साथ पहुंच चुका था। लियोन और स्पेशल्स ने उन्हें घेर लिया और एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। स्पेशल्स के पास सिर्फ बर्तन, पाइप और रोजमर्रा की चीजें थी, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण लड़ाई बराबरी की चल रही थी। वहीं लियोन का सूट उसे एक साथ कई लोगों से लड़ने की ताकत दे रहा था, लेकिन ह्यूजेस ने बैकअप बुला लिया और हथियारों से लैस कई और लोग आ गए। कई स्पेशल्स लड़ते लड़ते गिरने लगे। वहीं लियोन अकेले ह्यूजेस से भिड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ह्यूजेस ने लियोन को जमीन पर गिरा दिया और लियोन जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। उधर सिक्योरिटी रूम में एक आदमी ने मीरा का गला पकड़ लिया। तभी एक स्पेशल वहां आया और उस आदमी को जोर से मारकर गिरा दिया। आखिरकार कंप्यूटर ने पूरी फुटेज अपलोड कर दी। क्लोई ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। इधर लियोन अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा था। ह्यूजेस पीछे से आया और उस पर हमला कर दिया। अब टेबल्स और कंट्रोल पैनल्स के बीच उनकी खतरनाक लड़ाई चल रही थी। लियोन ने जेनेसिस ट्री की मशीन खोल दी और एक चीज उठाकर फेंकी, जिससे कांच में दरार पड़ गई। इस हरकत के बाद ह्यूजेस ने लियोन को पकड़ लिया, बुरी तरह मारा और उसे मशीनों के ऊपर फेंक दिया। पूरा कांच टूट गया। ह्यूजेस अब उसे मारने ही वाला था कि लियोन ने अचानक एक फूल तोड़ लिया। लियोन जानता था कि फूल तोड़ते ही पेड़ के अंदर से नुकीले स्पाइक्स निकलेंगे। वे सीधे ह्यूजेस के चेहरे में धंस गए और वह वहीं गिर पड़ा। उसी वक्त पुलिस आ पहुंची और फ्रैंक के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें ढेर सारे सबूत भी मिल गए। तभी क्लोई और मीरा दौड़ते हुए लियोन के पास आई। इस बार लियोन ने खुद आगे बढ़कर मीरा को चूम लिया। एक हफ्ते बाद सभी न्यूज चैनल फ्रैंक की इस घिनौनी साजिश को दुनिया के सामने उजागर कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि एक नकाब पोश आदमी ने सबकी जान बचाई है। अफवाह थी कि वह फ्रैंक का बेटा है, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया। फ्रैंक खुद वहां से भाग चुका था। अब सरकार ने भी लोगों को अलग अलग रखने की अपनी पॉलिसी खत्म कर दी थी। अब हर किसी को आजादी थी, कोई भी कहीं भी जा सकता था। इन सब के दौरान मीरा का गला
डैमेज हो गया था, इसलिए अब वह गा नहीं सकती थी। लेकिन वह लियोन के साथ अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। हालांकि फ्रैंक अब भी फरार था। कहानी के आखिर में हम उसे देखते हैं, वह दूर से अपने बेटे को घूर रहा था, जैसे वह सोच रहा हो अगली चाल क्या होगी।